हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम जो एक एलेजी है, रग बाई चैपल बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। रग बाई चैपल जो है 1857 में पब्लिश की गई। ये एक एलजी फॉर्म में पोएम है। इससे पहले जो हमने थायरिसिस डिस्कस किए वो भी एक एलजी है, वो फ्रेंड के बारे में है। और ये पोएम जो है जो रग बाई चैपल जो है ये पोएम जो है इसके फादर के बारे में है। उसकी फादर की डेथ हुई थी 15 साल पहले। तो अब ये 15 साल के बाद उसके बारे में लिखता है, एक ट्रिब्यूट देता है अपने फादर को। is an elegiac poem by Matthew Arnold mourning his death. Dr. Thomas Arnold, the famous headmaster of Rugby School, written 15 years after his father's death. The poem blends personal grief with reflections on life, purpose, moral leadership, and the enduring influence of noble character. यहाँ पे जो है पोएम लिखता है अपने फादर के बारे में। मैथ्यू आर्नोल्ड जो था, डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड। रगबी चैपल क्यों देता है नाम? क्योंकि रगबी स्कूल जो है जिसमें मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी पढ़ा था, वहीं इनका फादर जो है डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड जो है हेडमास्टर थे। तो उनकी डेथ 15 साल पहले हुई और 15 साल के बाद उनके बारे में लिखता है, अपना दुख इजहार करता है, अपना दुख और पेनफुल जो है इजहार कर रहा है। इसमें जो है रिफ्लेक्शन बताता है कि पर्पस क्या था उसका, और मॉरल लीडरशिप कितनी थी उसकी फादर की, और कितना इन्फ्लुएंस था उस करेक्टर का इस मैथ्यू अर्नोल्ड पे। स्टोरी हम पढ़ेंगे इस समरी डिटेल में इसकी। सेट इन द क्वाइट somber atmosphere of Rugby School during the late autumn evening, Rugby Chapel begins with the poet returning to place where his father once worked and shaped lives. तो ये सेट जो हुई है ये एक रग्बी स्कूल के उसके स्कूल के इर्द गिर्द सेट हुई है। उधरी मतलब एक एटमॉस्फेयर होता है रग्बी स्कूल में, एक बड़ा कूल सा एटमॉस्फेयर होता है, ऑटम का सीजन होता है। तो वहाँ पे जो है रग्बी चैपल जो है स्टार्ट होती है सेटिंग की ये इस पोएम की। पोएट जो है वहाँ पे आता है बहुत देर के बाद, और उसी जगह पे जाता है जहाँ उसका फादर जो है डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड वहाँ पे चलता था। उसको याद कर रहा है मैथ्यू आर्नोल्ड। द फॉलिंग लीव्स एंड फेडिंग लाइट रिफ्लेक्ट आर्नोल्ड्स इनर सॉरो। जो वहाँ पे लीव्स गिर रहे हैं उस दरख्त से वहाँ पे स्कूल में, और जो वहाँ पे ट्रीज के जो लीव्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं, वहाँ पे जो है उसको दिखाता है सब कुछ फेड हो रहा है। वो दिखाता है आर्नोल्ड को जो है अंदर अंदर से बहुत दुख है उसका, अपने बाप के लिए बहुत दुख है। Mourns not only his father's death but also the loss of moral strength and guidance his father once provided. यहाँ पे सिर्फ ये दुख इजहार नहीं करता कि उसके फादर की डेथ भी, बल्कि ये भी दुख इजहार कर रहा है कि एक मॉरल स्ट्रेंथ थी मेरी, एक गाइडेंस देता था मेरा बाप, जो मेरे लिए एक बैकबोन की तरह था, जो हमेशा मेरे साये की तरह था, उसकी डेथ हो गई है। ये इजहार करता है अपना दुख। थॉमस आर्नोल्ड इज प्रेजेंटेड एज अ नोबल सोल फुल ऑफ एनर्जी, करेज एंड कंपैशन। बोलता है मेरा बाप जो है एक फुल ऑफ सोल था, एनर्जी था, करेज था, उसमें कंपैशन था। द पोएट कंपेयर्स हिम टू अ माइटी ओक एंड अ शेफर्ड, सिंबल ऑफ शेल्टर, विजडम एंड लीडरशिप। ये माइटी ओक से कंपेयर करता है, एक शेफर्ड से कंपेयर करता है, जो एक शेल्टर का काम करता था, विजडम का काम करता था, और लीडरशिप था उसके लिए। ठीक है। While most people live blindly and perish unnoticed, Arnold says his father lived with a clear purpose to uplift, inspire and guide others. तो बोलता है बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, पता नहीं होता है दुनिया का, मगर मेरा बाप जो है डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड जो है वो एक ऐसा एक पर्पस के लिए आया था, और एक पर्पस जो है पूरा करके गया। सोसाइटी को अपलिफ्ट करके गया, लोगों को इंस्पायर करके गया, और लोगों को गाइड करके गया। इधर से कुछ दुनिया में करके गया, कुछ दुनिया में जो है कंट्रीब्यूट करके चला गया। अर्नोल्ड contemplates the purpose of life, the struggle people face, and the rare greatness of individuals like the father. Though physically gone, his father's moral influence still lives on, urging others towards righteousness and service. यहाँ पे पोएट जो है डीप सोच में चला जाता है, बोलता है पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है। स्ट्रगल, द स्ट्रगल पीपल फेस, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, और ये जो है द रेयर ग्रेटनेस ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, मतलब जो स्ट्रगल लोग करते हैं बहुत कम लोग करते हैं जैसे उनके फादर ने किया। उनके फादर ने बहुत स्ट्रगल किया, और एक पर्पस था जिंदगी में जीने का, वो पर्पस पूरा करके गए। अगर फिजिकली वो चले गए हैं, मगर उनका इन्फ्लुएंस अभी भी है, और उनका जो है राइटनेस जो उन्होंने किया था, जो मॉरल्स काम किए थे, मॉरलिटी के लिए काम किए थे, जो उन्होंने लोगों के लिए जो है
कंट्रीब्यूट किया था वो अभी भी है, जो लोगों को गाइड किया था, जो लोगों को इंस्पायर किया था, वो अभी भी काम आ रहा है। तो वो लोगों को बोलता है, इस पोएम के ज़रिए रीडर को बोलता है, जब भी दुनिया में आना है, कुछ करके जाना है, कुछ अच्छा करके जाना है ताकि आपको लोग याद करें, जैसे कि उनके फादर साहब को, डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड को याद कर रहे हैं। Poem ends as a solemn tribute to an extraordinary man whose spirit Arnold believes continues to shine beyond death. वो पोएम एंड होती है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन को याद करते हुए जो इनका फादर था, बोलता है कि ये जो है कंटिन्यू शाइन करते हैं। ऐसे लोग हमेशा अमर रहते हैं, ऐसे लोग मरते नहीं हैं। Rugby Chapel stands as both personal elegy and a broader meditation on leadership, spiritual legacy and enduring human goodness. ये पोएम जो है ये बताती है पर्सनल एलजी अपना पेन जो एक्सप्रेस करता है, एक मेडिटेशन लीडरशिप का होता है, वो मेडिटेशन करता है यहाँ पे पोएट, और एक स्पिरिचुअल लेगेसी बोलता है कोई अगर स्पिरिचुअल किसी का बाप होगा उसका असर जो है उसके बेटे पे भी होता है। तो ये बताती है ये पोएम। तो अब जो है इम्पोर्टेंट लाइन्स हम डिस्कस करेंगे, इस पोएम के इम्पोर्टेंट लाइन्स क्या क्या हैं। Coldly, sadly descends the autumn evening, the fields strewn with its dank yellow drifts. ये ओपनिंग लाइन है इस पोएम की, यह आपने याद रखनी है, ओपनिंग लाइन एग्जाम में आती है। Seasons impaired not the ray of thy buoyant cheerfulness clear. ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, याद रखनी है। Still like a trumpet dost rose, those who with half opened eyes this was thy work upon। ये इम्पोर्ट जो हमने पोएम में पढ़ा वही जो हमने अभी ऊपर समरी में पढ़ा वही तो इस पोएम में भी है, बट आपने जो है याद रखनी है, लाइन्स लाइन्स एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।